Good morning. The लास्ट क्लास में मेमोरी के बारे में हम पढ़ रहे थे और इस मेमोरी में अभी तक हम लोगों ने मेमोरी क्या होती है और इस मेमोरी का मेजरमेंट कैसे होता है कि मेमोरी को किस तरीके से मेजर किया जाता है, ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था। तो यार कि जब भी किसी भी डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से हमें स्टोर करना हो तो कंप्यूटर में हम एक स्थान का उपयोग करते हैं और इस स्थान को क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। और ये जो मेमोरी होती है वो मेमोरी कितने प्रकार से डिवाइडेड है, दो तरह से। तो यार कि सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आने वाली जो मेमोरी होती है वो इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, इंटरनल। इंटरनल मेमोरी का उपयोग प्रोसेसिंग के लिए करते हैं या स्टोरेज के लिए, इसके लिए प्रोसेसिंग के लिए। तो इसके बाद में हम कहते हैं कि इंटरनल मेमोरी को भी फर्दर हमने दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, पहली कौन सी, कोर मेमोरी। तो यार कि ए लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनी मेमोरी जिसकी प्रत्येक सेल में एक समय में केवल एक बिट को स्टोर किया जाता है, उस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहते हैं, कोर मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कोर को रैम की प्रारंभिक मेमोरी भी आपका माना जाता है। इसके बाद में हमने कहा कि कंप्यूटर में आईसी से निर्मित एक मेमोरी होती है और इस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहते हैं, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर मेमोरी भी मेनली कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की हो सकती है। कि जिसमें आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी में सबसे पहली मेमोरी, जिस मेमोरी की बात होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरली आपके प्राइमरी मेमोरी के संबंध में आते हैं। और प्राइमरी मेमोरी आपके मेनली दो तरह के मेमोरी कंपोनेंट्स की बात करती है और उस मेमोरी कंपोनेंट्स में हम कहते हैं मेमोरी दो प्रकार की होती है। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट आपका यहां पर आता है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी मेमोरी होती है, रैम। और रैम का जो पूरा नाम होता है जिसे क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो यार कि सबसे पहली जो मेमोरी कंपोनेंट आपका यूज किया गया है, क्या आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर में आपके प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले एक मेमोरी होती है और उस मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो यार कि देखो समझो कि कंप्यूटर सिस्टम में रैम का क्या यूज होता है या किसी भी रैम का क्या पर्पज हो सकता है वो हमें यहां पर समझना है। तो यहां पर देखो पिछली क्लासेस में आपने कहा कि कंप्यूटर में वास्तविक रूप से जो डेटा प्रोसेसिंग होती है, कि एक्चुअल जो डेटा प्रोसेसिंग होती है वो आपके सीपीयू में होती है। और सीपीयू के भी कौन से वाले भाग में होती है, एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग होती है वो भी किस भाग में होती है, कौन से में, रजिस्टर में। कौन से वाले पार्ट में, रजिस्टर वाले भाग में आपकी होती है। तो यहां पर देखो इस वाले भाग में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि आपकी किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो आपने देखो पिछली क्लासेस में कहा कि कंप्यूटर की जब भी बात की जाए तो कंप्यूटर सिस्टम में आपका कोई भी जो पार्ट आपका यूज होगा, ठीक है, प्रोसेस करने वाली एक यूनिट होगी और उस यूनिट को हम क्या कहेंगे, सीपीयू कहेंगे। कि ये सीपीयू वाला जो पार्ट होता है, कि हम कह रहे हैं वास्तविक या मूल प्रोसेसिंग आपके सीपीयू में होती है और सीपीयू में भी एक मेमोरी कंपोनेंट होता है और उस मेमोरी कंपोनेंट को क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। और रजिस्टर एक बहुत ही छोटी साइज वाली एक हाई स्पीड मेमोरी होती है। अब हम कहते हैं कि आपके ज्यादा मात्रा में डेटा को प्रोसेस करना है, तो आजकल हम कहते हैं कि ज्यादा मात्रा में जब भी डेटा को प्रोसेस करना है तो सीपीयू के लिए एक मेमोरी बनाई गई। और हम कहते हैं सीपीयू के लिए जो मेमोरी आपकी बनी उस मेमोरी को कंसीडर किया जाता है एज ए कौन सी मेमोरी कहते हैं, रैम कहते हैं। तो यहां पर ये जो रैम बनी होती है वो मल्टीपल आईसी से बनी होती है। अगर ये आपकी बहुत सारी आईसी का उपयोग करके इस मेमोरी को बनाया गया है। तो यार कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में रैम की बात की जाएगी तो रैम जो है वो किसी भी कंप्यूटर का एक तरह से वर्क प्लेस कहलाता है, कि कंप्यूटर जहां पर सीधा एक्सेस करके कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है।
तो हमेशा याद है कि जब भी आप कोई भी कार्य करना चाहेंगे तो आप कह रहे हैं कि आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, कि आप किसी भी सिस्टम में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप क्या प्रोवाइड करेंगे? इनपुट। और इनपुट के रूप में जो भी प्रोवाइड करेंगे या तो डेटा, और डेटा के अलावा हम किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए किसकी जरूरत होती है? इंस्ट्रक्शन। वैसे जो निर्देश होते हैं उन्हें आपका डेटा ही कंसीडर किया जाता है। तो याद रखिए कि आप कोई भी ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करवाना है, चाहे आपके पास में कोई भी मेमोरी कंपोनेंट हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर में एक भाग यूज कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पार्ट आपका यूज होता है वो कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी होती है? कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है। और सेकेंडरी मेमोरी में प्रमुख रूप से हमेशा जैसे रैम की चर्चा होती है वैसे किसकी होती है? हार्ड डिस्क। कि हमेशा हम जब भी यहां पर बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? हार्ड डिस्क। तो यहां पे हार्ड डिस्क वह स्थान है जहां किसी भी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, इंफॉर्मेशन को परमानेंट मैनर में स्टोर किया जाता है। तो यहां पे लेकिन अगर यहां कोई प्रोग्राम है और उससे आपको प्रोसेस करवाना है, तो प्रोग्राम को प्रोसेस करवाना है तो भी इस प्रोग्राम को कहां पर लोड करना पड़ेगा? रैम में। तो यहां पे हम कहते हैं कि यहां पे सबसे पहले आपके एक प्रोग्राम की बात होती है जिसका नाम क्या होता है? लोडर। वो क्या करता है? यहां से प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर देता है। मेमोरी में लोड होने के बाद में आप सभी को पता है कि आपको मेमोरी में जब लोड हो गया तो लोड होने के बाद आपके जो सीपीयू की एक यूनिट होती है जिसका नाम क्या था? सीयू। कौन सी यूनिट थी? सीयू। और सीयू इस प्रोग्राम को यहां से क्या करती है? रीड करती है। आप सबने पढ़ रखा है कि सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है? फैच ऑपरेशन होता है। लेकिन सबसे पहले फैच, तो फैच जब भी करने की बात की जाएगी तो उसका मतलब रैम में उपलब्ध किसी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को क्या करना? पढ़ना। देखिए यहां पे प्रोग्राम की किसी इंस्ट्रक्शन को पढ़ना होता है तो उसे हम जिस नाम से जानेंगे वो पार्ट आपका कौन सा पार्ट कहलाएगा? फैच वाला भाग आपका कहलाएगा। देखिए यहां से फैच होगा और फैच होके कोई भी प्रोग्राम को यहां पर इस जगह पर डिकोड करके रजिस्टर में प्रोसेस कर दिया जाएगा। अब लेकिन सीपीयू की जब भी बात की जाए तो सीपीयू आपका बहुत तेज गति के साथ कार्य करता है। तो उसे एक ऐसी मेमोरी की जरूरत है, एक ऐसी मेमोरी की जरूरत है, ठीक है, जिस मेमोरी में अवेलेबल किसी भी लोकेशन को ये क्या कर सके? रैंडमली क्या कर सके? सेलेक्ट कर सके। और रैंडमली सेलेक्ट करके वहां पर किसी भी चीज को आवश्यकता के अनुसार रीड या फिर क्या कर सके? राइट कर सके। तो हम कहते हैं इसलिए इस मेमोरी का नाम क्या है? रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस मतलब आवश्यकता के अनुसार सीपीयू एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जंप कर सकता है। ठीक है, तो ये जो मेमोरी हम यूज करते हैं ये मेमोरी वॉलेटाइल नेचर की होती है। वॉलेटाइल मतलब इसका कंटेंट पावर सप्लाई की खत्म होते ही डिलीट हो जाता है। ये अस्थायी होती है, इसलिए हम केवल और केवल इसमें वही रखते हैं जिसे सीपीयू द्वारा हमें क्या करवाना है? लोड। आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसे सबसे पहले एक भाग में लोड करवाना होगा और वो पार्ट कौन सा पार्ट कहलाएगा? रैम कहलाएगा। तो लिखिए सबसे पहले हेडिंग डालिए रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें लिखो रैम को रैम को कंप्यूटर की रैम को कंप्यूटर की वॉलेटाइल वॉलेटाइल या वॉलेटाइल या
अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। अस्थायी मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इस मेमोरी के अंतर्गत लोड किए गए प्रोग्राम या डेटा को कंप्यूटर की पावर सप्लाई के खत्म होने के बाद डिलीट कर दिया जाता है। पावर सप्लाई खत्म होने के बाद डिलीट कर दिया जाता है। तो एक तरीके से जब भी रैम की बात करेंगे तो रैम को हम कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कहेंगे? शॉर्ट टर्म मेमोरी। तैयार है कि आपको रैम को वॉलेटाइल मेमोरी या फिर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। रैम का उपयोग सीपीयू द्वारा निष्पादन किए जाने वाले डेटा एवं प्रोग्रामों को लोड करने हेतु किया जाता है। आप कह रहे हैं कोई भी काम करना है तो पहले कहां पे लोड करना पड़ेगा? रैम में। कहां लोड करना पड़ेगा? रैम में। बोले कि ये वर्क प्लेस है, कि आपका वर्क प्लेस है, वर्क स्पेस है, जहां पर कोई भी कैलकुलेशन करते समय, कोई भी प्रोसेसिंग करते समय आपको यहां आना पड़ेगा। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि यहां रैम की जब भी बात होगी तो रैम हमेशा आपके सीपीयू के द्वारा कैसे एक्सेस की जाती है? डायरेक्टली। अब कह रहे हैं सीपीयू कहता है कि मैं सीधा ही एक्सेस कर लूंगा क्योंकि मेरे लिए बनी है ये, ठीक है, मैं ही इसे यूज करूंगा, ये है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रैम को रीड राइट मेमोरी, RWM, रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम इस मेमोरी में आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, आप रीड भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? राइट भी। भाई जैसे आपने कोई प्रोग्राम लोड किया तो लोड किया मतलब क्या किया? राइट, ठीक है। आप यहां से आवश्यकता के अनुसार किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके रैम में कोई भी आउटपुट आता है तो उस आउटपुट को आप आवश्यकता के अनुसार इस आपके सेकेंडरी मेमोरी में कॉपी कर सकते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेव कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं यहां पर जो भी है
तो मैं लिख पा रहा हूं तो लिख पा रहा हूं, ये जो लिख रहा हूं वो सब कहां जा रहा है? रैम में। कि जब तक मैं काम कर रहा हूं, कोई गाना चला रहा हूं, कोई मूवी देख रहा हूं, तो उस समय वो वर्किंग जहां पर होती है वो कहां पर होती है? रैम में होती है। अब यहां पे देखो, आपकी जो ये रैम होती है जनरली दो तरह से डिफाइन होती है। ठीक है, हमारे यहां पर जब भी हम किसी भी रैम की बात करेंगे तो ये जो रैम आपकी कंसीडर की गई है वो आपके दो तरह से क्या होती है? डिफाइन होती है। तो या तो हम कहते हैं कि आपके पास में जो रैम होती है उस रैम को क्या कहते हैं? एस रैम। एस रैम का मतलब क्या होता है? स्टैटिक, या फिर कैसी होती है? स्थिर। देखिए, दूसरा जो पार्ट आपका यहां पर यूज होता है उसे क्या कहते हैं? डी रैम। और डी रैम का मतलब क्या कहलाता है? परिवर्तनशील। तो ये परिवर्तनशील, या फिर इसी को हम कौन सी रैम भी कह सकते हैं? डायनेमिक। देखिए, नॉर्मली जब भी हम रैम की बात करेंगे तो रैम यहां पर दो तरह से डिफाइन है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आजकल इन्हीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां पर देखो, दो तरह की रैम होती है, एक एस रैम है और दूसरी कौन सी होती है? डी रैम। यहां से पहला क्वेश्चन क्या बनता है? हमेशा पहला क्वेश्चन बनता है कि रैम के किस प्रकार को नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। आप पहले ही समझो कि रिफ्रेश क्यों करते हैं। आज अगर हम कहें कि भाई रिफ्रेश क्यों किया जाता है, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करने के बाद F5 दबा रहे हो, रिफ्रेश कर रहे हो, तो रिफ्रेश करने से होता है क्या है? एक्चुअल में देखो, रैम की जब भी बात होगी तो रैम की कैपेसिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? रैम की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है? अब कहते हैं 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसे होल्ड किया जा सकता है। क्या कहते हैं? रैम की कैपेसिटी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अब यहां स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम दोनों ही कैसी मेमोरी है? सेमीकंडक्टर मेमोरी है। और सेमीकंडक्टर जो भी मेमोरीज होती है उन्हें बनाने के लिए हम आइदर ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, आपके इनका यूज करते हैं। तो यहां पे देखो, एसरैम जो है वो आपके ट्रांजिस्टर से बनी होती है। ठीक है, और ये कहते हैं कि मैं यहां पे जो भी इस ट्रांजिस्टर में चार्ज होगा वो तब तक होल्ड करके रखूंगे कि जब तक कंप्यूटर की पावर सप्लाई को क्या नहीं कर दिया जाता? बंद नहीं है। तो आप कह रहे हैं यहां पर कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी विल नॉट बी लॉस्ट टिल पावर सप्लाई इज ऑफ। कि जब तक, हम कहते हैं स्थिर का मतलब क्या है? कि इसमें तब एक बार लोड होने के बाद वो तब तक उपलब्ध है जब तक कंप्यूटर बंद नहीं हो गया। जबकि यहां पर डायनेमिक रैम का डेटा जो होता है, ठीक है, हम कहते हैं डायनेमिक रैम का डेटा हर कुछ समय के बाद में रिफ्रेश होता है। क्योंकि डायनेमिक रैम हम बनाने के लिए कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। क्या हम कहते हैं कि कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के माध्यम से ये रैम बनी होती है और कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करके रखता है। ट्रांजिस्टर हमेशा स्विच की तरह काम करता है और कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करता है। पहले हम कहते हैं प्रति सेकंड बार बार रिफ्रेश किया जाता है और रिफ्रेश करने से पुराना डेटा हटा दिया जाता है ताकि नए डेटा को हम क्या कर सके? प्रोसेस। आजकल आप लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो आप मोबाइल फोन बंद ही नहीं होने देते, फिर भी रैम में प्रोसेस हुए जा रहा है। कैसे? कि प्रोसेसिंग कैसे होती जा रही है कि बोले कि जो प्रोसेस हो चुका है उसको हटा दो ताकि अगर बात करें नया आ जाए। जैसे ये क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, उसके बाद में इस क्लास में क्या किसी दूसरे बैच को प्रोसेस किया जा सकता है? बस। जरूरी नहीं है कि यहां पर क्लास खत्म नया आ गया, फिर क्लास खत्म फिर नया आ गया, फिर क्लास खत्म फिर नया आ गया। तो याद रखिए कि यहां पर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनता है एस रैम और डी रैम में से किस रैम को नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश किया जाता है? बताओ, एस रैम या डी रैम? एस रैम या डी रैम? एस रैम और डी रैम में से तेज कौन सी होगी? एस रैम या डी रैम? एस रैम या डी रैम? एस रैम, क्योंकि इसे बार बार क्या करने की जरूरत नहीं है? तो डी रैम के केस में हमेशा उसे प्रोसेस करने से पहले रिफ्रेश करना पड़ता है तो समय ज्यादा लगता है। अगर आपसे पूछा जाए किस रैम का कौन सा प्रकार स्थायी होता है? एस रैम या डी रैम? एस रैम या डी रैम?
एस रैम या डी रैम, एस रैम या डी रैम, एस रैम या डी रैम, एस रैम या डी रैम। रैम कैसी होती है? तो दोनों ही अस्थायी होती है। एस रैम जो हो, रैम कैसी प्रकृति की है? अस्थायी। तो इसके बच्चे भी अस्थायी होंगे। भाई इसके प्रकार ये चेक कैसे? तो मैंने क्या कहा था अभी, डेटा तब तक रखा जाता है जब तक कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ ना हो जाए। ऑफ होते ही तो हो गया डेटा डिलीट। और यही तो डेफिनेशन हमने लिखी थी, जिसका डेटा कंप्यूटर के बंद होते ही नष्ट हो जाता है, वो मेमोरी वोलेटाइल होती है। तो एसरैम और डीरैम दोनों ही कैसी होती है? वोलेटाइल। लिखो, हेडिंग डालो, अंतर करते हुए लिखना है। तुम्हारी फाइल पहुंच गई है और अधीनस्थ बोर्ड को पीले चावल भेज दिए गए हैं। अब कार्ड छपने की देरी है बस। हम्म, हम्म। अभी तक एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा इस वीक में या अगले वीक में। एग्जाम डेट अभी 22 और 23 अगस्त ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, बाकी आगे कोई आगामी अपडेट के लिए जुड़े रहें। अभी तक तो 22 और 23 अंतर करते हुए लिखना है इसमें। न्यूज 24/7 को तो बाद में पता चलेगा, हमें पहले ही पता चल जाएगा। हम्म, हम्म, तो करंट का क्वेश्चन है। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि सबसे पहले न्यूज आएगी तो किसके पास आएगी? अपने पास। कौन? बता तो दिया, यही तो बताया है, यही तो बताया है। हम्म, है हर देखो, भगवान की दया से ये मान के चलो कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें सूचना सहायक अपना नहीं है। ठीक है, और ऐसा कोई थाना नहीं है जिसमें कांस्टेबल अपना नहीं है। हैं? करीब करीब हर थाने में कांस्टेबल आपको मिल जाएंगे। और मोस्टली हम कहते हैं बहुत सारी जगह पे तुम्हें पटवारी मिल जाएंगे। ठीक है, फोर्थ ग्रेड नहीं है। फोर्थ ग्रेड पढ़ा ही नहीं मैंने, फोर्थ ग्रेड है ही नहीं वो। फोर्थ ग्रेड ये है। देखिए, तो सब जगह फोर्थ ग्रेड। अब बड़े लेवल की हम कहते हैं ना कि ये, अब जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि किसी को पता नहीं होता। अब जैसे हुआ क्या था कि कल एक एक नाबालिग व्यक्ति, ना वैसे तो बालिग नया नया वो लगाता क्या, नया नया आरपीएस लगा है। तो उसने कल क्या किया, हमारे सीकर में हमारे भाई साहब निकल रहे थे, बड़े भाई साहब हैं, देखिए ताऊ जी के बेटे। अब उसको पता नहीं था, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। तो सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था, उन्होंने साइड में गाड़ी रोक के क्या कर दिया, चालान कटवा लिया। लेकिन नया नया खून है, उन्होंने जाते टाइम क्या कर दिया, गाड़ी के बोनेट पे मार दिया डंडा। ठीक है, ऐसे बोले तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या नाम है, ऐसा बोल दिया कि तुम अनपढ़ गवार लोग, तुम्हें नहीं पता, ये और बोल दिया। और उस समय अगर बात, वो क्या कर रहे थे कि अपने घर पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो आवाज, हम कहते हैं ना कि घर पे कई बार बात करते हैं, तो ऐसे चल रही थी बातचीत कोई। अब उस समय तो कुछ नहीं हुआ उनके साथ, वो निकल गए, वो सीधे साधे आदमी। घर जाके फिर उन्होंने सोचा यार मेरे को ऐसे बोल दिया, और डंडा और मार दिया वैसा उस। ठीक है, उसने बाद में ताऊ जी को फोन किया। हमारे ताऊ जी आज के टाइम पे बहुत पावरफुल आदमी है। ठीक है, अभी आज सागर यूनिवर्सिटी का नाम सुना आपने? उसके चांसलर है। पूरे इंडिया में एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका चांसलर है, बाकी सब में वाइस चांसलर है। पहले आईपीएस रिटायर्ड हैं,
कई जिलों के एसपी रहे हुए हैं, आरपीसी के 5 बार मेंबर रहे हुए हैं, और आरएसएस में एक बड़ी पहुंच है क्योंकि सारे कुलपति वही हैं जो आरएसएस के हैं। भाई साहब, एसपी साहब सीधा ही एसपी साहब को फोन टिका दिया, और सीकर जिले के, और वो भाई साहब फिर फोन बंद करके घूम रहा है अभी। फोन तो चालू करना ही पड़ेगा। देखिए, तो ये कभी कभी हम कहते हैं ना कि कोई सिंपल सादा आदमी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मजाक उड़ाया जाए। देखिए, कई बार क्या होता है, वो गलत पड़ जाती है, और अभी तो प्रोबेशन में तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एक चार्जशीट बनी नहीं, नौकरी खतरे में। भाई, जब तक सरकारी नौकरी का यही खेल है, जब तक तुम परमानेंट नहीं बन जाओ, जी सर जी सर जी सर करते रहो, और जिस दिन परमानेंट हो गए, हाँ ठीक है, नहीं कर ले जा, फिर कोई नहीं निकाल सकता। ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, एपीओ करेगा, एपीओ कर देगा, आधी तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, और जब एक बहाल हो जाओगे तो वापस पूरी तनख्वाह मिल जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़े टाइम, प्रोबेशन का जो टाइम होता है ना, अभी वो एक देखो ग्राम सेवक, प्रोबेशन खत्म नहीं हुआ, पहले उससे पहले 2 करोड़ की धांधली कर गया है? मैं कि कुछ तो इंतजार कर लेता है, लुगाई के अकाउंट में लिए जा रहा है धुआंधार पैसे, है ट्रैप है क्या? अब नहीं, सरकार निकाल लेती है आजकल पैसे, पूरे पूरे वसूल करती है सरकार। मेरा चेला नहीं था वो, है वीडियो। अब तो पता ही, मेरे को तो न्यूज में से पता चला कि ऐसा हो गया। मैं देखो, कई जने होते हैं, जैसे तुमने ना 2018 2013 बैच की एक सूचना साइट ट्रैप हुई थी, अगर नाम हो तो, सरिता कमल नाम से। ठीक है भाई साहब, तगड़ा ही घोटाला किया था उसने तो, है आरटीओ में पोस्टिंग थी उसकी। उसके जब घोटाला हुआ तो पता चला 10 तो दुकानें हैं, 10-12 फ्लैट हैं, इतने इतने महिंद्रा सीरीज में 4-5 प्लॉट है। तो यही है कहानी, ये भाई मेहनत करो बढ़िया से। अरे वैसे मेहनत करो, इसमें है मेहनत दी है। अब होता है कि जैसे होता है ना कि भाई सीधी सी कहानी है, अब जरूरी थोड़ी है भाई डिपार्टमेंट अच्छा होता है ना तो फायदा भी है। और जैसे डिपार्टमेंट जो जो जैसे सूचना सहायक है, सूचना सहायक बहुत सारे डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, लेकिन जिनकी पोस्टिंग जेडीए में है, अब जेडीए में अभी 70,000 तो बोनस मिला है उनको, अलग से बोनस दिया है जेडीए वालों ने। ठीक है, फिर इसके अलावा मिठाई के डब्बे दुनिया भर के, केजी के ग्रुप, महिमा ग्रुप, यूडीबी ग्रुप, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप, आजकल तो छोटे मोटे ग्रुप भी आ गए, बाजोर ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप। ठीक है, भगवान की दया से 70 में से 53 आई है इस बार अपने हैं जेडीए में। हाँ, सिद्धार्थ यहीं का है। अरे तो नौकरी लग जाना, फिर मरवाएगा नहीं तो, हैं? हम्म? ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसे नहीं लगता सिद्धार्थ कैसे नौकरी लग गया, है ना? ये जिसकी ये बता रहा है ना, मस्त मौला आदमी है। गुरुजी पढ़ा रहे हो क्या? जैसे ना, मैं तो आऊंगा पढ़ने, और बस लास्ट के 2 महीने पढ़ा है वो, लास्ट के 2 महीने, और सूचना सहायक लग गया। ठीक है, और एक होता है 1 साल भी पढ़ते रहे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ना, लास्ट में जो होता है ना, ऐसा सोच लिया कि भाई करना ही है तो कर सकते हो। ठीक है, तो पहले भी कई बार होता है, स्टूडेंट हम सोचते हैं, तो सही डायरेक्शन पे तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कई बार होता है ना कि हम निराश हो जाते हैं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, प्रयास अच्छा होना चाहिए। अगर आप सोचोगे नहीं, जैसे ऐसे सोचो कि कई बार हम सोच लेंगे कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाओगे तो नहीं, सपने बड़े होने चाहिए। तो आपने जाकिर खान साहब की वो सुनी होगी ना लाइन, इंसान को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, क्या पता भगवान देख रहा हो और कब तथास्तु बोल दे। अब तुम छोटा सोच रहे भगवान मोटरसाइकिल दिला देना, वो क्या तथास्तु है, अब वो तुम लिया है, और एक उसी टाइम तुम सोच रहे हो है भगवान डिफेंडर दिला दे, वो क्या तथास्तु। दोनों में फर्क है, सोच है, जैसे ही सोचोगी फिर वैसे ही सारा खेल। देखो, मैं हमेशा कहता हूं सोच गया है, माइंड सेट अगर आपका अच्छा माइंड है तो तुम हमेशा उसी चीज को जियोगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं, मैं सोच रहा था इस बार, ये भगवान कैसे भी करके डिफेंडर तो दिला ही दे इस बार,
ठीक है, मैं सोच रहा था कि डिफेंडर आ जाए, डिफेंडर आ जाए, डिफेंडर आ जाए। ठीक है, अब आलोक राज जी ने 10,650 पदों की एलडीसी की घोषणा कर दी। मैम आ ही जाएगी, आ ही जाएगी, मैं अब डिफेंडर आ ही जाएगी अब है, ये होता है, ये सोच का है बस, और कुछ नहीं है, ऊपर वाला है। अब मैं आलोक राज जी बेचारे जा रहे हैं, मैं तुम तो जा रहे हो, जाते जाते कुछ तो आशीर्वाद देके जाओ, है है, तो मैं बढ़िया आशीर्वाद दे दिया। अनएक्सपेक्टेड था ये, सब सोच रहे थे 3,000 4,000 वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी 10,500 वैकेंसी आ गई। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, जिन्होंने सीटी 10+2 किया है, हाँ, एक 2000 उसमें खाली रह गई थी 3,000 सीटें। हाँ, 3,000 सीटें खाली थी 2018 वाली भर्ती में। अभी बढ़िया है, देखो लिखो, ज्यादा मत को, नहीं खाली रख जाएगा वो सीटें। एश्रम एश्रम सामान्यतः एश्रम सामान्यतः ट्रांजिस्टर से एश्रम सामान्यतः ट्रांजिस्टर से ब्रैकेट ट्रांजिस्टर से ब्रैकेट में लिख लो 6 ट्रांजिस्टर होते हैं जनरली। एश्रम सामान्यतः ट्रांजिस्टर से बनी होती है, ट्रांजिस्टर से बनी होती है, इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो टिपिकली हम कहते हैं कि आपका एक तरीके से आपका ट्रांजिस्टर हो सकता है कि आप कहते हैं कि यहां पे ट्रांजिस्टर का यूज होता है, और या फिर कभी कभी हम जनरली जिस नाम से भी जानते हैं वो आपका कौन सा कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप सर्किट, कि फ्लिप फ्लॉप सर्किट से बनी होती है। ठीक है, तो यहां पे ये तब तक डेटा को रिटेन करके रखते हैं जब तक आप कंप्यूटर को क्या नहीं कर दें, बंद नहीं कर दे। डी रैम में लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इस पे लिखो डी रैम डी रैम सामान्यतः डी रैम सामान्यतः एक एक ट्रांजिस्टर तथा एक ट्रांजिस्टर तथा एक एक कैपेसिटर के मिश्रण से एक कैपेसिटर के मिश्रण से बनी होती है, मिश्रण से बनी होती है, इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे नियमित अंतराल के बाद नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो आप करेंगे पीरियडिकली रिफ्रेश होती है, प्रति सेकंड आपके हजारों बार इस रैम को रिफ्रेश किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि कौन सी मेमोरी जो होती है रिफ्रेश होगी और कौन सी रिफ्रेश नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एसरैम का दूसरा पॉइंट लिखिए, क्या है, यह है डी रैम की तुलना में
यह DRAM की तुलना में अधिक तेज तथा DRAM की तुलना में अधिक तेज तथा महंगी होती है। महंगी होती है। महंगी होती है। नेक्स्ट लिखो DRAM में यह SRAM की तुलना में SRAM की तुलना में अधिक धीमी SRAM की तुलना में अधिक धीमी तथा सस्ती होती है। होती है। इसमें याद रखना, अगला पॉइंट याद है कि इसमें डेटा स्टोरेज जो होता है वो घनत्व कैसा होता है? लो डेंसिटी। लो डेंसिटी का मतलब लो डेंसिटी पास पास या दूर? दूर होता ना, कि जैसे हम कहते हैं कि जयपुर में लोगों के रहने का घनत्व है हाई डेंसिटी। होता ना कि एक गोपालपुरा पे ही पता नहीं कितने परिवार बसे पड़े हैं। और वहीं अगर बात करें बाड़मेर में जाएंगे तो ठीक है, दूर दूर पर देखेंगे तो एक ही घर दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई सीधी सी कहानी, CD DVD BRD और HVD सबका साइज सेम है या अलग अलग है? सेम है, लेकिन सबकी क्षमताएं कैसी है? अलग अलग। CD में 650 MB, DVD में 4.7 GB, BRD में 25 GB और HVD में 100 GB। उसका रीजन क्या है? डेंसिटी। क्या हम कहते हैं कि आपका कम घनत्व अगर होगा तो यहां पर हम कहते हैं कम घनत्व होगा, जैसे इस क्लास में समझो कम घनत्व होगा तो क्लास में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। भाई जो कोई फैल फैल के बैठोगे, अलग अलग जगह बैठोगे तो फिर कम बैठ पाएंगे। और अगर हम कहते हैं इस एक बेंच पर 3 की जगह 5 बैठा दिया जाए तो कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एसरैम में एसरैम का उपयोग एसरैम का उपयोग मुख्यतः एसरैम का उपयोग मुख्यतः कैश मेमोरी, आगे पढ़ेंगे हम। एसरैम का उपयोग मुख्यतः कैश मेमोरी में किया जाता है। कैश मेमोरी में किया जाता है। ठीक है, आजकल हम कहते हैं कि कैश मेमोरी जो आपकी होती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कैश मेमोरी, जैसे CPU की जो कैश होती है, जैसे हम L1 कहते हैं, L2 कहते हैं और L3। तो कैश मेमोरी में प्रमुख रूप से कौन सी रैम काम आती है? SRAM। नेक्स्ट पॉइंट लिखो DRAM में DRAM का उपयोग DRAM का उपयोग कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। तो याद रखिए कि आजकल हमारे कंप्यूटर में जो भी रैम लगी होती है वो SRAM होती है या DRAM होती है? DRAM। ठीक है, आजकल आपके कंप्यूटर में जो भी रैम होती है उस रैम को हम क्या कहते हैं? DRAM कहते हैं। तो यहां पे देखो SRAM जो होती है उस SRAM का कोई भी प्रकार नहीं होता है। ठीक है, SRAM जो होती है वो SRAM सिंपली एक ही SRAM होती है। ठीक है, लेकिन यहां पे नाम याद रखना, कभी फुल फॉर्म पूछी जाए तो हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ क्या हो सकता है? DRAM। ठीक है, आपकी जो DRAM है वो अलग अलग तरह की हो सकती है।
नाम याद रखना है, जिससे कि आपके फुल फॉर्म आ जाती है एस डी रैम। ठीक है, एस डी आपका रह सकते हैं। एस डी रैम का मतलब होता है सिंक्रोनस। ठीक है, हम कहते हैं कि सिंक्रोनस डायनामिक, ठीक है, रैंडम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आपकी यहां पर कह सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ईडी रैम। ईडी रैम का मतलब क्या हो गया, एसिंक्रोनस। ठीक है, एसिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कह सकते हैं। आजकल अगर बात करें, सबसे ज्यादा प्रचलित जो रैम है वो कौन सी है, डीडीआर डी रैम। ठीक है, आपके जितने भी आपके कंप्यूटर आजकल यूज होता है उन सब में कौन सी रैम होती है, ये वाले डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे आपकी एक रैम होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वी रैम। ठीक है, वी रैम का मतलब क्या होता है, वीडियो रैम। ठीक है, एक पार्ट आपका होता है जिसे क्या कहते हैं, ईडीओ रैम। ठीक है, यहां पर ईडीओ रैम का मतलब होता है एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की मेमोरी कंपोनेंट काम में लिए जा सकते हैं। तो एग्जाम में जैसे आजकल हम कहते हैं डीडीआर जो यूज होता है, डीडीआर में भी कहते हैं जैसे डीडीआर 1, ऐसा होता है डीडीआर 2। ठीक है, आपकी डीडीआर आपकी 3, ऐसा हम कहते हैं डीडीआर 4, और अभी डीडीआर 5 भी आपकी अलग अलग जगह पे क्या होती है, यूज होती है। तो मेन एग्जाम में देखो फुल फॉर्म आया हुआ है एक बार एस डी रैम का, तो ये लिख लो जल्दी से, टाइप्स ऑफ डी रैम। रैम, रैम तो रैम होती है, कहीं भी हो, बस नंबर ऑफ उसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ रैम यूज कर लेंगे ज्यादा। आजकल देखो, आजकल जो आपके नए जो हाई क्वालिटी के जो होते हैं, जिसमें क्या होता है, जीपीडी रैम होता है ना, कि ग्राफिक्स, ग्राफिक्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्टली फुल फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा रैम का प्रकार है, कौन सा रैम का प्रकार नहीं है। अभी जैसे ग्राफिकल बेस्ड डीडीआर 6, डीडीआर 7 भी आ गई है अभी। आजकल जैसे आपके होता है ना एलपीडीआर, लो पावर, ठीक है, लो पावर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आजकल ये जो इसमें किसमें काम आ रही है, जो लैपटॉप, लैपटॉप के साथ साथ कौन से, स्मार्टफोन। लैपटॉप और स्मार्टफोन में आपकी डीडीआर रैम होती है, जिसे आपने देखा होगा कि आपके जब भी किसी सिस्टम में बात करें तो यहां पर ध्यान रखना, एक स्लॉट होता है या मेमोरी के एक से ज्यादा स्लॉट होते हैं, हाँ, रैम के एक स्लॉट होते हैं या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा होते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर जब भी कभी देखोगे मदरबोर्ड को ध्यान से, तो इस मदरबोर्ड पे आपके एक नहीं एक से ज्यादा क्या दिखाई देते हैं, स्लॉट। आप अगर देखोगे तो इसमें मल्टीपल स्लॉट आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर आप दिख रहे होंगे तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होंगे, कौन सा होता है, ये वाला। तो यहाँ पे जैसे डीडीआर 3, डीडीआर 4, बस उसमें पिन का जो फर्क पड़ता है। तो अगर एक से ज्यादा रैम लगी होती है, ठीक है, यहां पर एक से ज्यादा रैम होती है, उस मॉडल को जनरली हम कहते हैं DIMM। ठीक है, हम कहते हैं ड्यूअल इन लाइन,
मेमोरी मॉडल। तो ये एक से ज्यादा रैम अगर आपकी लगाई हुई है, जैसे आपके पास 1 GB की रैम है और 1 GB की और बढ़ानी है तो 1 GB और लगा दो। तो इस स्लॉट के बेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। मैसेज तो ऐसे कर देगा, बट ये TR विंटर सेल 30%, भाई आजा जल्दी। TR का नाम सुना है तुमने? TR ट्रू रिलीजन ब्रांड है ये कपड़ों का। इसकी जींस शुरू होती है 50,000 से और कह रहा है 30% ऑफ है विंटर पे। जैकेट आएगी 1.5 लाख की, उस पर 30% ऑफ। देखने के पैसे थोड़ी लगता, तुम ही देखे हो। हम्म? है? अरे हम्म, क्या कह रहे हो? चाय मंगवाओ? अरे यार, चाय मंगवा देंगे ऐसे क्या मैं। अभी वाला तो पचा नहीं होगा, पहले वाला है, अभी तो करवाया था। हम्म। हो गया नोट? याद रखना कि ये सारी की सारी जो मेमोरी कंपोनेंट आपके दिए गए हैं, आपके फुल फॉर्म पूछी जाती है कि एग्जाम में कि भाई कौन सा रैम का प्रकार हो सकता है। तो ये देखो अलग अलग क्षेत्र में आपकी यहां पर रैम आपकी यूज हो सकती है। तो ये आप कहते हैं कि अलग अलग जैसे आप यूज कर रहे हो उस वाले पार्ट में डिफरेंट टाइप की रैम जो होती है वो काम में ली जा सकती है। तो एग्जाम में क्या होता है, फुल फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। और रैम के बारे में हमेशा याद रखना, रैम वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है? वॉलेटाइल। तो यार एक सीपीयू के संबंध में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो एक वर्किंग मेमोरी में सबसे पहले लोड किए जाते हैं और उस वर्किंग मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? रैम। रैम कितने प्रकार की होती है? तो पहले कौन सी, दूसरी कौन सी? एसएम का पूरा नाम, डी रैम का पूरा नाम। किस रैम को नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश किया जाता है? तो किस रैम में कौन सी रैम आपकी तेज होती है? किस मेमोरी का उपयोग, किसका उपयोग आजकल कैसे मेमोरी में किया जाता है? किसका? एस रैम और डी रैम में से दोनों में से स्थायी कौन सी होती है? दोनों अस्थायी, दोनों अस्थायी। अब देखो समझो, ठीक है। इसके बाद में देखो अगली जो मेमोरी कंपोनेंट आपके इस भाग में आता है जिसे हम क्या कहते हैं? रोम। और रोम की जब भी बात की जाए तो रोम को कौन सी मेमोरी कहेंगे? रीड ओनली मेमोरी। तो ये अगला जो पार्ट आपका यहां पर यूज किया जाता है रोम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो यहां पे देखो जब भी हम किसी भी रोम की बात की जाए तो रोम अलग से कोई मेमोरी कंपोनेंट नहीं होता है। भाई आज अगर रोम की जब भी बात करेंगे तो रोम आप कभी दुकान पे जाएंगे, कभी दुकान पे मिलती है रोम? कहीं दुकान पे गए हो भाई जी रोम दे दो, मिलती है रोम? नहीं। ये रोम बेसिकली एक मेमोरी चिप है जो सीधे कहां लगी होती है? मदरबोर्ड में। ये आप कहते हैं डायरेक्टली मदरबोर्ड पर ही इंसर्टेड होती है, इसे आप कभी भी हटा नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर ये जो मेमोरी होती है इस मेमोरी के अंतर्गत
तो ये उन सभी प्रोग्रामों को लिखा जाता है जिन्हें आपको जल्दी जल्दी बदलने की आवश्यकता ना हो। जैसे क्लास में कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरा को ऑपरेट करने के लिए इसमें एक फर्मवेयर डला हुआ है, और वो फर्मवेयर कहाँ स्थित होता है? रोम में। तो ऐसे ही जैसे मोबाइल फोन हम यूज करते हैं, इन मोबाइल फोन के अंदर भी एक मेमोरी कंपोनेंट जो है, जिसमें इन बिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं, निर्माता के द्वारा लिखे जाने वाले प्रोग्राम्स होते हैं, देखिए, जिन्हें आप कभी भी बदल नहीं सकते। वो कौन से हैं? आपके रोम के अंतर्गत है। पिछली बार क्वेश्चन आया था, एक कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया से संबंधित प्रोग्राम कहां स्थित होते हैं? तो कहां स्थित होते हैं? रोम में। तो याद रखिए कि आपके वो प्रोग्राम जिन्हें निर्माता ने लिखा है और जिन्हें हम बाद में कभी भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो हम नहीं चेंज कर सकते, इसलिए कौन सी मेमोरी है? रीड ओनली। हम इसके कंटेंट को कंप्यूटर केवल रीड कर सकता है, इसके कंटेंट को हम कभी भी चेंज इरेज नहीं कर सकते। भाई जैसे आप दुकान से कोई किताब खरीदो, आप दुकान से जो किताब लेकर आओगे तो उस किताब का कंटेंट क्या आप बदल सकते हो? क्या नहीं बदल सकते। तो ये वो कंटेंट उन पेज पर निर्माण के दौरान लिख दिया गया है। देखिए, उसे निर्माता ने, जो भी प्रिंटिंग पब्लिशर है, उसने छाप दिया है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसमें चेंज करने का राइट केवल किसके पास है? निर्माता के पास। देखिए, तो यहां पर ये याद रखना। तो कौन से प्रोग्राम होते हैं अभी पढ़ेंगे। तो पहले लिखो रोम में। रोम को रोम को कंप्यूटर की रोम को कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल या स्थायी मेमोरी स्थायी मेमोरी कहा जाता है। स्थायी मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इस मेमोरी की सामग्री को इस मेमोरी की सामग्री को कंप्यूटर की पावर सप्लाई के बंद होने के बाद कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होने के बाद डिलीट नहीं किया जाता है। डिलीट नहीं किया जाता है। डिलीट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। रोम का उपयोग सामान्यतः कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में स्थायी रूप से स्टोरेज हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो।
रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि 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 एक उपयोगकर्ता एक उपयोगकर्ता एक उपयोगकर्ता रोम की सामग्री को, रोम के कंटेंट को रोम के कंटेंट को ना तो बदल सकता है, ना तो बदल सकता है और ना ही इरेज कर सकता है। तो आप कह रहे हैं ना तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ना ही हम इसे क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। हमारे द्वारा इस मेमोरी में लिखे कंटेंट को कोई भी बदलाव हमें नहीं कर सकते। एक्चुअल में यहां पे जो रोम की जब भी बात होगी तो रोम के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम होंगे, एक्चुअल में रोम की कहानी जो होती है वो बेसिकली आपकी होती है हार्ड वायर्ड। ठीक है, हार्ड वायर्ड आपकी क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हार्ड वायर्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं इसको। हार्ड वायर्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब हार्डवेयर में ही लिख दी गई इंस्ट्रक्शन सीधे, कि इसे बाद में हम उपयोगकर्ता कभी भी रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं है। हार्ड वायर्ड इंस्ट्रक्शन वहां पर आप लिखी जाती है, ठीक है, जहां पे हम कहते हैं कि कहा जाता है कि प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, हम कहते हैं कि नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज, ठीक है, चेंज फ्रिक्वेंटली। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जहां, ठीक है, जहां प्रोग्रामों को जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी बदलने की बदलने की आवश्यकता आवश्यकता नहीं हो। ये क्वेश्चन आया था अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेपर में, कि आपके उन प्रोग्रामों को कहां लिखा जाता है जिन्हें नियमित अंतराल के बाद बदलने की आवश्यकता नहीं होती। तो बोले कि यहां पर आप कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस से संबंधित प्रोग्राम होंगे। कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस का मतलब है जो कंप्यूटर में आपकी जरूरी प्रोग्राम है, और जरूरी, सबसे जरूरी है कंप्यूटर को चालू करना। तो याद रखना कि इस मेमोरी के अंतर्गत वो सभी प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। रोम का उपयोग रोम का उपयोग रोम का उपयोग स्टार्टअप से संबंधित प्रोग्राम रोम का उपयोग स्टार्टअप से संबंधित प्रोग्राम, जैसे ये क्वेश्चन आया था कंप्यूटर अनुदेशक में, जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस, स्टार्टअप से संबंधित प्रोग्राम जैसे बायोस स्टार्टअप से संबंधित प्रोग्राम जैसे बायोस को स्टोर करने हेतु किया जाता है, स्टोर करने हेतु किया जाता है, जो सबसे पहले बोर्ड पे देखो पोस्ट है,
सबसे पहले पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सबसे पहले पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सबसे पहले पोस्ट करिए करता है जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से पहले हार्डवेयर को जांचने हेतु किया जाता है। तो यहां पर याद रखना कि सीधा क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर में बायोस कहां स्थित होता है रोम में। और रोम में ये जो पार्ट होता है वो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? पोस्ट का मतलब क्या होता है? पावर ऑन सेट है। सबसे पहले चेक करना कि कंप्यूटर सही तरह से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो समझो, याद रखिए कि जब भी ये जो रॉम होता है, रॉम में कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं और उन प्रोग्राम्स को कंबाइनली जिस नाम से भी जाना जाता है वो क्या कहलाता है? फर्मवेयर। तो ये आपके इसमें फर्मवेयर होते हैं। ठीक है, फर्मवेयर इन बायोस को और इन सबको कंबाइनली यूईआईएफ के नाम से भी एक प्रोग्राम होता है। सबको कंबाइंड रूप से जिस नाम से जाना जाता है वो पार्ट क्या कहलाता है? फर्मवेयर। या तो बोल देंगे बायोस कहां स्थित है, कभी बोल देंगे फर्मवेयर कहां स्थित है, कहां पे स्थित है? रोम में। एक्चुअल में यहां पर ये जो है ये बायोस की कहानी देखो, समझो कि आपका कंप्यूटर जब भी हम चालू करते हैं तो चालू करने के लिए आपका क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, हम कहते हैं कि सबसे पहला एक भाग याद रखना है कि बूटिंग प्रोसेस होता है। और बूटिंग प्रोसेस की जब भी बात की जाएगी तो हम कहते हैं कि बूटिंग प्रोसेस का मतलब होता है स्टार्टअप एक कंप्यूटर। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। बूटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कंप्यूटर को क्या करना? चालू करना। आप कंप्यूटर को चालू करना चाहते हो। कभी कभी अगर बात करें ऐसा भी कहा जाता है कि टू लोड, ठीक है, ओएस। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या करना? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब तक ओएस लोड नहीं होगा तब तक आप कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये जो बूटिंग प्रोसेस होता है, इस बूटिंग प्रोसेस से संबंधित अगर ये बूटिंग प्रोसेस है और ये बूटिंग संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं, हम कहते हैं बूटिंग से संबंधित जो भी कार्य होते हैं रोम में स्थित एक प्रोग्राम के माध्यम से होता है, जो कि कौन सा होता है? बायोस। तो जिसे हमने पढ़ा बेसिक इनपुट आउटपुट क्या कहते हैं? सिस्टम। तो याद रखना कि ये बूटिंग प्रोसेस से संबंधित एक प्रोग्राम होता है जो कि कहां स्थित होता है? रोम में। और ये जो बूटिंग प्रोसेस होती है वो कंप्यूटर में दो तरह से डिफाइन होती है। एक बूटिंग होती है कौन सी? आप कहते हैं एक बूटिंग होती है कोल्ड बूटिंग, या हिंदी में कहते हैं ठंड बूटिंग, या फिर इसी को कहा जाता है हमारी कौन सी बूटिंग कहते हैं? हार्ड। कौन सी बूटिंग कहते हैं? हार्ड बूटिंग। और दूसरी जो बूटिंग आपकी यहां पर होती है जिसे हम क्या कह सकते हैं? वार्म बूटिंग। तो हम कहते हैं कि दूसरी जो बूटिंग होगी वो वार्म बूटिंग होगी, जिसे हिंदी में ताप बूटिंग कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है जिसे कौन सी बूटिंग कहते हैं? सॉफ्ट बूटिंग। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपकी बूटिंग कितने प्रकार की है? तो बूटिंग कितने प्रकार की है? दो प्रकार की।
तो यहां पर इस वाले भाग में हम कहते हैं, ठीक है, इसमें हमेशा याद रखिए कि आपके पावर बटन, आप कहते हैं कि पावर बटन के द्वारा, ठीक है, कंप्यूटर को, ठीक है, कंप्यूटर को क्या करना, ऑन करना। तो यहां पे हम कहते हैं कि अगर कभी भी आप थ्रू पावर बटन के माध्यम से कर रहे हो, तो ये आपने बटन दबाकर ऑन किया है, तो वो बूटिंग कौन सी बूटिंग मानी जाएगी, कोल्ड बूटिंग। स्टार्ट का मतलब यहां पर अब अगर किसी भी सिस्टम को आप क्या कर रहे हो, रीस्टार्ट, पहले से चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट, या फिर अगर आप किसी भी कंप्यूटर को क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिबूट। तो यहां पर रिबूट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आपकी कौन सी की, डिलीट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की। अगर इसके माध्यम से कर रहे हो तो वो बूटिंग कौन सी बूटिंग मानी जाएगी, फॉर्म बूटिंग। तो याद रखना कि ड्यूरिंग आपके इस बूटिंग के दौरान, इसी बूटिंग के दौरान आपकी एक जांच प्रक्रिया होती है, और उस जांच प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोस्ट। आप कहते हैं कि कंप्यूटर को चालू करते ही एक जांच प्रक्रिया होती है, और वो जांच प्रक्रिया कौन सी होती है, पोस्ट। देखिए, जब भी कंप्यूटर को पहली बार चालू किया जाएगा तो चेक किया जाएगा कि वेदर ऑल द कंपोनेंट्स आर रेडी टू स्टार्ट कंप्यूटर सिस्टम। क्या सभी कंपोनेंट आपके, जैसे कीबोर्ड को चेक करता है, हार्ड डिस्क को चेक करता है, ठीक है, क्या ये कंप्यूटर को चालू करने के लिए रेडी है क्या। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं, बूटिंग के प्रकार हो सकते हैं, बूटिंग का कार्य होता है, बूटिंग संबंधित प्रोग्राम कहां स्थित होते हैं। तो यार ये पिछली बार क्वेश्चन था, बूटिंग संबंधित प्रोग्राम कहां स्थित होते हैं, रोम में। बूटिंग संबंधित प्रोग्राम कौन होता है, बायोस होता है। ठीक है, इतना आप याद कर लो, इसको आगे हम कल डिस्कस करेंगे। कर्नल, कर्नल तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है, जो जैसे हर सिस्टम का एक कोर पार्ट होता है जो कि एक्चुअल में उसका कार्य करता है। तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइनेक्स हो गए, यूनिक्स हो गए, वो किस पर बेस है, कर्नल पर बेस है। तो कई बार क्वेश्चन आता है आपके लाइनेक्स और यूनिक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है, कर्नल पे। वो रेस्पॉन्सिबल है सभी तरह के कार्य को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सब काम कौन करेगा, कर्नल करता है।